नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में जो एक फार्म मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की या प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। तो चलिए आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्म क्या होता है। फार्म एक इकोनॉमिक यूनिट होता है। वो इकोनॉमिक यूनिट जहाँ पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। अब इन केस ऑफ एग्रीकल्चर हमारे जो फार्म है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, उसमें है हमारा एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन क्यों किया करते हैं हम, प्रोडक्शन करने की हमें ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। पर उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की हेल्प चाहिए होती है। तो अब ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो इकोनॉमिक टर्म्स में रिसोर्स का मतलब वो होता है कि वो जहाँ से जिससे कुछ प्रोडक्टिव हो सके, मतलब कि उसके यूज़ से हमारे को किसी तरह का कोई प्रोडक्शन मिले। तो रिसोर्सेज एक फार्म एंटरप्राइज में क्या क्या हो सकते हैं? तो हमारी जो फार्म एंटरप्राइज है उसकी मेजर रिसोर्सेज हमारी क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड के बारे में। तो अगर हमें एक फार्म चाहिए तो उस फार्म के लिए हमारे को चाहिए लैंड। लैंड वो एरिया जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। दूसरा है हमारा कि फार्म में एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमको उस फार्म में कोई एक्टिविटी करने के लिए मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, इम्प्लीमेंट्स चाहिए। तो इन सब से क्या हुआ? ये हुआ हमारा कैपिटल। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या मनी कैपिटल होता है? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मनी कैपिटल होता है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि हमने अभी कहा कि कैपिटल की एक क्वालिटी होती है। हमारा जो रिसोर्सेज हैं उनकी एक क्वालिटी थी, क्या थी? कि वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। हमारा जो रिसोर्स हमने यूज़ किया है, लाइक हमने कोई ट्रैक्टर यूज़ किया है तो उसको हम यूज़ करके हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई इम्प्लीमेंट या कोई टूल या कोई मशीन हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। क्या मनी से कुछ प्रोड्यूस होता है? सोचिए। तो जवाब क्या है? नहीं। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो मनी कैपिटल नहीं होता, बल्कि मनी क्या होता है? मनी होता है किसी वैल्यू का एक्सप्रेशन, कि कितना वैल्यू कोई चीज़ होल्ड कर रही है। तो इट इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू। मनी कैपिटल नहीं होता। तीसरा पिलर जो था हमारा प्रोडक्शन का, वो है हमारा लेबर। लेबर, तो हमारा लेबर क्या होता है? हमारा लेबर होता है वो जो कैपिटल को यूज़ करके एक लैंड पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो गए? लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। पर हम ये जानते हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? स्कार्स हैं। तो इन स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करके हमें अपनी अनलिमिटेड डिमांड्स को पूरा करना है। तो हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से अनलिमिटेड डिमांड्स को पूरा करने के लिए कुछ डिसीजंस लेते हैं ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें हम मैक्सिमाइज कर सकें। तो उन्हीं डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं? फार्म मैनेजमेंट। तो फार्म मैनेजमेंट क्या हुआ हमारा? वो जुडिशियस डिसीजंस, ताकि हम वो स्कार्स फार्म रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करें, क्या क्या ऑल्टरनेटिव यूजेस हम कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके। तो फार्म मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पहला कि लॉस, कॉस्ट, डैमेज इन सबको हम क्या करें? मिनिमाइज, और जो हमारा प्रॉफिट है उसे हम क्या करें? मैक्सिमाइज।
तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। पहला तो ये होता है कि हमारे को जो कितना प्रोडक्शन चाहिए तो उसके हिसाब से हमें कितना इनपुट देना पड़ेगा, पहला डिसीजन ये। दूसरा डिसीजन ये होता है कि हमें किस तरीके की जो रिसोर्सेज है हमें उनको कैसे यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जो रिसोर्सेज हैं हमें उनको किस तरह से यूज़ करें, क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करें कि हम किस रिसोर्स के साथ किस रिसोर्स को यूज़ करें ताकि हमारा जो है बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो। तीसरा जो हमारा होता है उसमें होता है कि हम किस तरीके के एंटरप्राइजेज या किस तरीके के बिजनेसेस को हम साथ में ले सकते हैं ताकि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट अर्निंग पे हमारा सारा फोकस रहता है। बट देन जो हमारा पहला टाइप का जो डिसीजन है जिसमें हम इनपुट्स की बात कर रहे हैं तो उसको हमारे को क्या बोलते हैं, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। कि हम में किस कौन से फैक्टर्स को यूज़ करना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है ताकि हमें कितना प्रोडक्शन चाहिए। दूसरे टाइप का जो होता है वो होता है हमारा फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। उसमें हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके के रिसोर्सेज के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है। तीसरा जो है वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, मतलब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के बारे में। तो इसको हम 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं ना, कि टोटल प्रोडक्ट के टर्म्स में, एवरेज प्रोडक्ट के टर्म्स में और मार्जिनल प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो इसको हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल प्रोडक्शन, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो टोटल ईल्ड आ रही है, जो हमें टोटल मिल रहा है, वो पूरा प्रोडक्शन हर लेवल पे वो बढ़ता ही जा रहा है, वो हमारा टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जितना इनपुट यूज़ करने पे हमें जितना आउटपुट मिल रहा है। लाइक हम देख सकते हैं इसमें इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमने आउटपुट को डायरेक्टली इनपुट से डिवाइड करके हमें पता चल जाता है कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट कितना है, कितना हमने इनपुट डाला उससे हमें कितना आउटपुट मिला, तो वो हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट पे हमें कितना एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट मिल रहा है। समझिए इस बात को, एडिशनल हो रहा है। तो हमने देखा कि हमने हर बार पहले हमने 1 यूनिट ली, फिर हमने 2 यूनिट हो गई, तो हमारा एडिशनली कितनी यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट। हर बार हमारी कितनी 2 से 3 हुआ, फिर हमारा एडिशनल यूनिट कितना आया, 1। तो ये हमारा इनपुट का एडिशनल यूनिट है। अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। जब हमने 1 यूनिट लिया तो हमारा आउटपुट था 2। जब हमने 2 लिया हमारा आउटपुट था 5। तो एडिशनली 1 यूनिट पे हमारा आउटपुट में डिफरेंस कितना आया, 3 यूनिट का डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया चेंज इन वाई, एडिशनल आउटपुट। तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, एडिशनल आउटपुट अपॉन एडिशनल इनपुट। तो क्या हो गया हमारा 3/1 इज इक्वल्स टू 3। वैसे ही हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रहा है, पहले की कुछ यूनिट्स ऐड करने पे ये बढ़ा, फिर हमने जब चौथी यूनिट ऐड की तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी आई, 5। और उसके बाद हमने दूसरी यूनिट ऐड की तब भी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी रही, सेम रही। तो पहले ये बढ़ रहा था, फिर ये इक्वल हो गया, उसके बाद इसने डिक्रीज़ होना स्टार्ट किया, 4 हो गया, देन 3 हो गया। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे 3 कंक्लूजन्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमें फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप की 3 फॉर्म्स दिखाई दी। पहला था कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा था कांस्टेंट हो गया था, 5 हो गया था, कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा जो हमारे को दिखाई दिया वो था हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमने इनपुट में कुछ परसेंटेज चेंज किया, कितना परसेंट हमने इनपुट में चेंज किया उससे हमें आउटपुट में कितना परसेंटेज चेंज मिल रहा है।
तो इससे क्या पता चलता है कि हमने एक इनपुट, याद रखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाइलाइटेड पॉइंट है यहाँ पे कि एक इनपुट में चेंज हो रहा है। बाकी सारी चीज़ों को हमने कांस्टेंट माना, हमने सोचा कि हमने सिर्फ एक ही इनपुट यूज़ किया, हम उसी की बात करें। तो एक इनपुट के चेंज से कितना परसेंटेज चेंज एक इनपुट में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या कितना लेवल का रिस्पॉन्स शो कर रहा है, कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, कम रिस्पॉन्सिव है, या बिल्कुल रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा। तो यही चीज़ को मेजर कौन करता है, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, हमने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। तो क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट क्या हुआ, चेंज इन आउटपुट अपॉन आउटपुट इंटू 100, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 अपॉन चेंज इन इनपुट, कितना इनपुट में चेंज था, अपॉन जो इनपुट था इंटू 100, यही हुआ। इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करें तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अपॉन वाई। अगर हम पीछे के फॉर्मूलाज देखें तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स क्या होता है, हमने जहाँ भी देखा था चेंज हो रहा है वाई में, करस्पॉन्डिंग टू कितना चेंज एक्स में हुआ, एक यूनिट हमने इनपुट की डाली थी, तो उस एक यूनिट के डालने से हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था, वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कितना चेंज हुआ, तो क्या हुआ हमारा, वो क्या निकला था, हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या था, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और हमारा चेंज इन आउटपुट वाई अपॉन एक्स क्या होता है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट अपॉन आउटपुट है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अपॉन एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। इन सब की तो फाइनली हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसमें किसका प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर्स हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं एक शॉर्ट रन पीरियड की, एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जो शॉर्ट रन के लिए चल रहा है। उसमें हमने एक फिक्स फैक्टर लिया है हमारा लैंड सपोज, और एक वेरिएबल फैक्टर लिया है हमने, या तो हमारा जैसे हमारा लेबर हो गया वो, या फिर वो हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या हो सकता है, फर्टिलाइज़र हो सकता है, कुछ भी। तो हम यहाँ पे एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल फैक्टर की बात करेंगे, और बाकी सारे फैक्टर्स को हम सोचेंगे कि कांस्टेंट है, सेट्रिस पैरेबिस। तो ये लॉ वहाँ अप्लाई होता है। दूसरी चीज़, ये लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमने जो वेरिएबल फैक्टर लिया है, सपोज़ हमने लेबर लिया है, हम बात कर रहे हैं कि हमने एक लेबर को एम्प्लॉय किया, उसके बाद हमने दो लेबर को एम्प्लॉय किया, उसके बाद हमने एक और लेबर को एम्प्लॉय किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो वेरिएबल इनपुट है, जो लेबर है, उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ करेगा इनिशियली, एक टाइम पे जाके वो डिक्लाइन करेगा, और उसके बाद वो ज़ीरो या नेगेटिव हो जाएगा, ज़ीरो होगा और फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बोलता है कि जब हम किसी एक फैक्टर को, एक वेरिएबल फैक्टर को कंसिडर करते हैं बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो शॉर्ट रन में हम क्या देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज़ करता है, फिर वो डिक्रीज़ करता है, फिर वो ज़ीरो होता है, और उसके बाद अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसको हम समझते हैं। तो एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। फिर एक पॉइंट आता है, पॉइंट ए। उस पॉइंट पे क्या है, वहाँ पे हमने देखा था पहले, हमारे अभी आगे भी देख लेंगे कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, कि हर एक यूनिट ऑफ इनपुट ऐड करने पे हमारा मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट हमने अटेन कर लिया है। उसके बाद अगर हम एक भी यूनिट ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उस यूनिट के ऐड करने से
हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ करेगा। तो जिस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है वो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब कि इस पॉइंट के बाद हमारी चीज़ें चेंज होंगी। जहाँ पे पहले हमारा इंक्रीजिंग रेट पे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट अटेन करने के बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया, उसके बावजूद भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा। पर कैसे इंक्रीज़ करेगा? एक डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि एडिशनली हम जो इनपुट डाल रहे हैं उसमें, उससे फर्दर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो किस रेट पे इंक्रीज़ करेगा हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट? डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब हमारा हमने फिर भी हम नहीं माने, भाई हमने क्या किया, और भी ज़्यादा हम अपने इनपुट्स लगाए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, पॉइंट सी, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ करने लगेगा। उस पॉइंट के बाद, उस पॉइंट से लेके मार्जिनल प्रोडक्ट के ज़ीरो होने तक हमारी एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा कि वही इस पॉइंट के बाद हमने एक और यूनिट ऐड की, तो हमारी जो आउटपुट में कोई एडिशनल इंक्रीज़ नहीं आ रहा है, ज़ीरो हो गया, डिफरेंस ज़ीरो हो गया कि इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। पर उस टाइम पे हमारा आउटपुट जो है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है, वो क्या हो चुका है? हमारा मैक्सिमम लेवल हमने अटेन कर लिया है कि इसके बाद हमारा जो एक यूनिट अगर हम और ऐड करेंगे तो हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिला है, मतलब इससे ज़्यादा हमारा आउटपुट नहीं बढ़ सकता। तो क्या हो गया? हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया? हमारा मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम पे, और हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो चुका है? ज़ीरो। अब इसके बाद अगर हम फिर भी नहीं माने, हमने एक और इनपुट ऐड कर दिया, सपोज़ हम लेबर की बात कर रहे हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा लेबर और ऐड कर दिया, तो उसके बाद हमारा जो है ना, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव जाने लगेगा और हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ करने लगेगा। इसी चीज़ को हम समझते हैं आगे। चलिए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हमारा जो वेरिएबल इनपुट है, ठीक है, वो है हमारा लेबर, ठीक है। तो हमने लेबर को ऐड किया, एक लेबर ऐड किया, दो लेबर ऐड किया, तीन लेबर ऐड किया। हो क्या रहा है? हमारा जो प्रोडक्शन है यहाँ पे, ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एक लेवल तक हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, हमने एक लेबर को ऐड किया, दो लेबर ऐड किए, तीन लेबर ऐड किए। उससे क्या हो गया कि हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा कि भाई दो लोग ज़्यादा काम करेंगे, तीन लोग और ज़्यादा काम करेंगे, चार लोग और ज़्यादा काम करेंगे। पर कब तक बढ़ेगा? एक लेवल ऐसा आएगा प्रोडक्शन में कि हमने एक और लेबर ऐड किया, जब यहाँ 10th पॉइंट पे, तो 9th और 10th में हमारा क्या हुआ? 10th लेबर ऐड करने के बाद हमारा प्रोडक्शन वहीं का वहीं उतना ही रहा। तो हमारा जो चेंज इन हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन था उस टाइम क्या हुआ? हमारा चेंज कितना हुआ? चेंज कुछ नहीं हुआ, ज़ीरो चेंज हुआ। मार्जिनल क्या होता है कि एडिशनल इनपुट के ऐड करने पे आपको कितना प्रोडक्शन में चेंज मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया? ज़ीरो। बाकी हम ये देख रहे हैं ट्रेंड हमारा क्या चलता है इसमें कि हम जब स्टार्टिंग में ऐड कर रहे थे लेबर, तो हमारा एक लेवल तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ किया, पर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है अभी भी इंक्रीज़ कर रहा है, पर वो कांस्टेंट होने के बाद मार्जिनल प्रोडक्शन एक टाइम पे कांस्टेंट हुआ, उसके बाद उसने क्या किया? डिक्रीजिंग लेवल पे वो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ हुआ और हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था वो डिक्रीजिंग लेवल पे इंक्रीज़ करने लगा। 4 यूनिट से इंक्रीज़ हो रहा है, कभी 3 यूनिट से इंक्रीज़ हो रहा है, कभी मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 2 हो रहा है, 1 हो रहा है। तो हमारा चेंज आ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट में, पर वो इंक्रीजिंग लेवल पे नहीं आ रहा है, वो आ रहा है डिक्रीजिंग लेवल पे। तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
पर वो इंक्रीजिंग लेवल पे इंक्रीज़ नहीं कर रहा है बल्कि डिक्रीजिंग लेवल पे इंक्रीज़ कर रहा है। एक टाइम के बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ज़ीरो हो गया। वो कब हुआ? जब हमारा मैक्सिमम हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन। जब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया कि इससे ज़्यादा वो हो नहीं सकता, तो हमारा उस टाइम पे कोई चेंज नहीं आ रहा है हमारे को एडिशनल यूनिट ऐड करने में, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, तो वो ज़ीरो है। और इसीलिए हमारा उस टाइम पे हमारा जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन, वो कितना है? मैक्सिमम। उसके बाद हमारा क्या लेवल आएगा कि हमारा टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि उसके बाद उसके बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, वो डिक्रीज़ करेगा और हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इसी को हम यहाँ समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने देखा कि आउटपुट हमारा जहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, वो हमारा था स्टेज ए, और जनरली वो था स्टेज ए तक पे हमारा मैक्सिमम हो गया। तो ज़ीरो से जब हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पॉइंट ए तक जब आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे जो जनरली जो किसान हैं उनके पास लेबर इतना, वो जनरल इंडियन केस में होता है कि भाई हमारे जो छोटे किसान हैं वो उस लेवल पे करते हैं कि भाई हम बढ़ा रहे हैं, हम इनपुट डाल दें, किसी तरह उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं कि उनका इनपुट बढ़े किसी तरह से, तो वो जितना लगा पाते हैं वो लगाते हैं। तो क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ता है, जितना इनपुट वो वेरिएबल इनपुट एक बढ़ाते हैं तो उनका एक लेवल तक उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। तो जो हमारे प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं वो लाए करते हैं जोन 2 में। वो क्या करते हैं, वो इस तरीके की चीज़ें एम्प्लॉय करते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं, इतना इनपुट ये करेंगे, हम ये कॉम्बिनेशन लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो क्या होता है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, बट बढ़ता कहाँ पे है? एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो वो होते हैं जनरली हमारा, उसमें वो रेशनल जोन है जहाँ पे उनको समझना है कि वो किस तरीके के डिसीजंस को ले सकते हैं ताकि उनके प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे। तो उसे हम बोलते हैं कि वो स्टेज 2 में आते हैं जनरली। उसके बाद आ गया हमारा, अगर आप उसके बावजूद भी आप उसके बाद एक जब पॉइंट आ गया आपका कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी ज़ीरो हो गई, तो इसको आप इस चीज़ को भी एक्सटेंड कर जाओ कि नहीं भाई हमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, फिर भी हम इनपुट डालेंगे। सपोज़ हम लेबर ले रहे हैं तो हम लेबर और लगाएंगे, तो क्या होगा कि लेबर जो आपने लगाई है एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा लेबर का क्या है, वो लेबर बैठ के कुछ नहीं कर रही है, उतने की ज़रूरत नहीं है, पर आपने बहुत ज़्यादा लेबर ले लिए, तो आपको क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा, पर नुकसान क्या होगा कि आपको लेबर को भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। वैसे ही सॉइल में फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो आपने इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया, एक लेवल तक आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया बहुत ज़्यादा। सपोज़ आपने जोन 2 में काम किया है, आपने सोचा समझा कैलकुलेट किया, बहुत कुछ किया, आपने बहुत सारा फर्टिलाइज़र वगैरह डाल दिया, ये सब कर दिया, सॉइल आपकी डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई, होता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया, फिर उसमें क्या हो गया कि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज़्यादा हो गया किसी वजह से, टेम्परेचर की वजह से या किसी वजह से, फिर आपने उसमें पेस्टिसाइड्स डाल दिया, आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज़ किए कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट देन क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपकी सॉइल एक टाइम बाद इतनी डिग्रेड हो जाएगी, आपकी सॉइल का डिग्रेडेशन, आपका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा कि आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसके बाद नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज़ करेगा, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फैक्टर को वो इफ़ेक्ट करेगा कि आपका टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है जनरली। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जो है मैक्सिमम होता है। दूसरा हमारा पॉइंट आया जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट
ज़ीरो है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अगर हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट की कि एवरेज प्रोडक्ट का क्या रिलेशन होता है, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट कभी ज़ीरो नहीं होता, वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट जितना जाएगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ इनपुट से हम कुछ ना कुछ आउटपुट तो प्रोड्यूस करेंगे ही, इसलिए आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। तो एक कुछ चीज़ें जो हमें समझ में आ रही हैं इससे, वो ये है। हम और भी तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं इससे रिलेटेड, हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे। शॉर्ट रन की बात करेंगे, और भी ज़्यादा बात करेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, लॉन्ग रन में क्या होता है, सारी बातें करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे छूट गई हों, या आपको कोई सवाल हो या कोई क्वेरीज़ हों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर आपको उस चीज़ पे और क्लैरिफिकेशन दे सकूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।